आज हम स्टडी करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में, यानी कि एंजाइम्स की क्या खसूसियात होती हैं। तो अगर हम अपने टाइटल में वर्ड बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम जो है वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। और अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। और अगर हम साथ में इसके शेप की बात करें तो हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर ग्लोबुलर या फिर राउंड शेप के होते हैं। इसके अलावा अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बायो कैटलिस्ट। अब बायो कैटलिस्ट क्यों कहा जाता है, इसमें अगर हम वर्ड बायो की बात करें तो बायो का मतलब है लाइफ। इसका मतलब है कि किन में मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसी तरह से अगर कैटलिस्ट की बात की जाए तो हम कहते हैं कैटलिस्ट जो है वो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन को या फिर हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। लेकिन साथ में उसका एक और करेक्टर होता है, वो ये कि वो रिएक्शन को तो स्पीड अप कर देता है, लेकिन वो खुद इटसेल्फ रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, और ना ही वो रिएक्शन के एंड पर चेंज होता है या तब्दील होता है। अब अगर हम एंजाइम को देखें कि एंजाइम जो है वो काम किस तरह से करता है, तो इसे समझने के लिए हम अपने सामने डायग्राम ले आते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एंजाइम। और एंजाइम में भी हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आ रही है एक ख़ास किस्म की साइट। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली जो साइट है, इस साइट को कहा जाता है एक्टिव साइट। हम कह सकते हैं कि एंजाइम का एक स्मॉल पोर्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और वो जो हिस्सा है उसे कहा जाता है एक्टिव साइट। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये उसकी एक्टिव साइट है। अब एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट करता है उसे कहा जाता है सबस्ट्रेट। अब जैसे यहाँ पर अगर हम अगले स्टेप में देखें तो हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो आकर फिट हो जाता है इस साइट के ऊपर, जिसे कहा जाता है एक्टिव साइट। अब ये वाला जो रीजन है जहाँ पर हम कह रहे हैं कि अब क्या हुआ है, एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि क्या बन गया है, ये एंजाइम, और हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट था, जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब ये कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या मौजूद है, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट। और एंजाइम को अगर हम देखें तो ये एज इट इज़ वैसा ही मौजूद है जैसा कि ये रिएक्शन से पहले मौजूद था। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि ये बायो कैटलिस्ट है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। और कैटलिस्ट इन्हें हमने इसलिए कहा था क्योंकि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद एंजाइम एज इट इज़ हमें उसी तरह से वापस मिल जाता है। अब अगर हम साथ में एंजाइम की एक और खसूसियत की बात करें तो हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक ख़ास शेप है उसकी। वो ख़ास शेप क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एक उसी तरह की शेप से मिलता जुलता सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है, और तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए, इसी तरह से एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम है, हम देखते हैं कि जब हम फूड का इंटेक करते हैं, यानी कि जब हम खुराक खाते हैं उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं ब्रेड, कि अगर हम ब्रेड खाते हैं या रोटी खाते हैं तो उसके अंदर मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब उन कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करने के लिए ख़ास किस्म के एंजाइम मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कुछ एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाते हैं, जिसे हम देख रहे हैं अमाइलेज, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज, लैक्टेज। अब इसमें अगर हम लैक्टेज की बात करें तो लैक्टेज जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, लैक्टोज के ऊपर, जो कि किस में मौजूद होती है, दूध में। इसी तरह से अब अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हम देखते हैं कि जब हम गोश्त खाते हैं तो गोश्त में क्या मौजूद होती है, उसमें मौजूद होती हैं प्रोटीन।
अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ख़ास किस्म के एंजाइम मौजूद हैं। अब वो एंजाइम कौन से हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज। और हम देख रहे हैं कि ये जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारा निज़ाम इंहिज़ाम है उसमें। अब ये जो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराते हैं, जिन्हें हम प्रोटीएजेस भी कहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये भी क्या करेगा, उनको ब्रेक डाउन कर देगा। सॉरी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से। तो हम देखते हैं कि जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं तो अमाइनो एसिड अलग हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड बात करें तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं ऑयल। इसी तरह से हम कह सकते हैं फैट्स, के जिस तरह से हम कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, जब हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो उसमें क्या मौजूद होता है, वो ऑयल में बनी होती है तो उसमें ऑयल मौजूद है। अब ऑयल को डाइजेस्ट करवाने के लिए भी ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज क्या करेगा, वो ऑयल को, लिपिड्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करवाएगा। तो हमने देखा कि जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी कि अब हमने देखा कि जो लैक्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है। इसी तरह से हमने देखा कि जो प्रोटीएज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं। इसी तरह से जो लाइपेज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल या लिपिड्स या जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये भी एक करेक्टर है एंजाइम्स का। अब साथ ही अगर हम एक और कैरेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि थोड़े से एंजाइम्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितने एंजाइम्स मौजूद होंगे, अगर हम उनको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि किसी ने 1/2 kg जो है वो मीट इंटेक किया है, गोश्त खाया है, तो क्या उसकी बॉडी में 1/2 kg एंजाइम्स मौजूद होंगे? नहीं, बल्कि थोड़े से एंजाइम्स मौजूद होंगे जो कि उस 1/2 kg को डाइजेस्ट करवाएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, वो बायो कैटलिस्ट हैं। अब बायो कैटलिस्ट है क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो एक ख़ास ऑर्डर में काम करते हैं। अब किस तरह से वो ख़ास ऑर्डर में काम करते हैं, वो इस तरह से कि अगर एक एंजाइम जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, जो उसका प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट हो सकता है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन होता है पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में उसकी कन्वर्जन होती है उसमें एक खास किस्म का एंजाइम इन्वॉल्व है जिसे कहा जाता है ग्लूकोकाइनेज। हम देखते हैं कि ग्लूकोकाइनेज का सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और साथ में हम देखते हैं कि एक एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से। अब इसी तरह से अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, अब वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब हम देखते हैं कि जो ग्लूकोकाइनेज का जो प्रोडक्ट था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब वो किसका सबस्ट्रेट है, अब वो सबस्ट्रेट है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज का। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट में। और इसकी कन्वर्जन में एक और एंजाइम इन्वॉल्व है जिसे कहा जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का सबस्ट्रेट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसका प्रोडक्ट जो है वो है फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट। तो ये हमने देखा कि ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट फेज जिसे कि प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है, जिसमें हमने देखा कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। तो इस तरह से बहुत सारे एंजाइम एक खास ऑर्डर में भी काम करते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए।
और ये भी इंजाइम्स का एक करेक्टर है कि बहुत सारे इंजाइम्स जो है वो ख़ास ऑर्डर में काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स के बारे में।